आंसर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मत भिन्नता है, आइए समझाते हैं आपको। असहयोग आंदोलन में गांधी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था से अर्थात दुष्ट प्रणाली से असहयोग करने का आह्वान किया। 100% सही है ये, इसमें क्या गलती है भैया। गांधी जी ने कहा था कि ये दुष्ट हैं, हमने तो इनको बड़ा प्रथम विश्व युद्ध में केसरी हिंद की उपाधि भी हमको दे दी इन लोगों ने, राइट। हमने तो इसलिए इनको सहयोग किया था कि भाई जब ये ऑक्सीजन इनको मिल जाएगी, प्रथम विश्व युद्ध से इनको फुर्सत मिल जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पर होम रूल देंगे, यानी कम से कम हमें स्वशासन तो दे ही देंगे। लेकिन इन्होंने तो बहुत शानदार काम किया है, हमें रॉलेट एक्ट दे दिया, राइट। ऊपर से क्या कर दिया, यानी जलियांवाला हत्याकांड कर दिया, राइट। ये दुष्ट हैं, यानी एक तो नॉर्मल दुष्ट होता है, ये परम दुष्ट हैं। तो ये दुष्ट प्रणाली है, इससे किसी भी प्रकार का सहयोग न करें, राइट। इसमें बहिष्कार की बात की गई थी, राइट नाउ, जो पहली बार प्रयोग हुआ था कहां, आप पर आपके बंग भंग आंदोलन में। अब उन्हीं को एक बेहतर अंदाज में गांधी यहां पर प्रयोग करने वाले हैं और उन्होंने किया भी था। आ जाइए, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आइए दूसरा। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन को दुष्ट बताकर गांधी ने जनता के दिलों से कानून के आतंक का भय निकाल दिया, राइट। उन्होंने कहा यार दुष्ट हैं और दुष्ट से तो लड़िए भाई, राइट। और इस मामले में तिलक तो बहुत पहले ही लिख चुके थे। अपने जो समाचार पत्र निकालते थे, केसरी और मराठा, दो समाचार पत्र निकालते थे, एक हिंदी में एक मराठी में निकालते थे और एक इंग्लिश में निकालते थे। ध्यान से आप समझिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट, कि भाई ये काला कानून है, ठीक है, क्या हुआ, दुष्ट प्रणाली है। तो एकदम लोग जोश में भर गए और उनके अंदर से जो कानून का भय होता है, जो डर होता है, वो कैसे निकला कि यार क्या करेंगे, ये तुम्हें उठा करके जेल में डालेंगे ना, डाल दो जेल में। जेल क्या है, सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर का लंच मिलेगा, शाम का आपको डिनर मिलेगा, काम धंधा कुछ करना नहीं है वहां। तो वो तो हिज मैजेस्टी की क्या है, हिज मैजेस्टी का होटल है, तो होटल में आराम से रहिए जा करके। यानी ये तरीका होता है युद्ध करने का, संघर्ष करने का, कि अपने लोगों के मनोबल को कैसे बढ़ाना है। तो गांधी एक बहुत अच्छे लीडर थे इस मामले में, और वो मनोबल को कैसे बढ़ाते थे लोगों का, जरा उनके तौर तरीके को आप देखेंगे तो उनको सत सत नमन करने का मन करता है। यानी मास को उन्होंने जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पहला जन आंदोलन है, आप ये कहिए, राइट। असहयोग आंदोलन में गांधी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने के लिए कहा। नहीं भाई, उन्होंने ये कहा था कि भैया शांतिपूर्ण तरीके से आपको आंदोलन करना है, कोई अहिंसा नहीं करनी है। इन लोगों के साथ क्या करना है, आपको बहिष्कार करना है। बहिष्कार किस किस का करना है, स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए आप, राइट। बाद में जाकर के नौकरी भी छोड़नी है, इनका माल मत लीजिए, अपना स्वदेशी अपनाइए। यानी ये जो तरीके थे, इन तरीके पर उन्होंने फोकस किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। गांधी ने निर्भय होकर जेल जाने को कहा, जिसे वह महाराजा का होटल बताया करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट इनका सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 में आंसर हो गया बेटा सी। क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। डी नहीं होगा, यानी 2 और 4 कैसे, यानी 2, 4 कैसे सही हो जाएगा, ये नहीं। वो एक बात बताइए, जब कानून, आपराधिक कानून तोड़ने के लिए बात करेंगे तो फिर तो यार एक बात बताइए, उसमें तो जेल जूल हो जाएगी, यानी आपको उम्र कैद हो जाएगी, फांसी तक की सजा हो जाएगी। और अगर इसके लिए कहेंगे तो आप देखिए, जब चौरा चौरी में मामला बना था 5 फरवरी 1922 को, तो उन्होंने कहा यार मेरा तो ये विजन नहीं है। आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया, उसमें 21 पुलिसकर्मी मर गए, एक दरोगा जो है वो मारा गया, ये आपने क्यों किया। और दुखी होकर के उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था बाद में। तो आपराधिक कानून को तोड़ने के लिए प्रमोट थोड़ी नहीं करेंगे, आपराधिक कानून को तोड़ने के लिए तो उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया, राइट। इवन देन गांधी इरविन समझौता हुआ था, वहां पर भी ये बात हुई थी कि भैया जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपराधिक बंदी हैं उनकी बात नहीं हुई थी। तो गांधी इस मामले में तो कभी नहीं कहेंगे, राइट। तो 1, 2, 4 यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। जितेंद्र रावत, सॉरी सर, आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर कल इलेक्शन है, इस वजह से। ओके, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जितेंद्र बेटा, कोई नहीं, इट्स ओके। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन ने राजनीति की वैकल्पिक धारा, राजनीति की वैकल्पिक धारा बनाई, जो कि न तो राष्ट्रीय थी और न ही साम्राज्यवाद विरोधी। सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन
अपने अधिकारों के विरुद्ध किए गए आंदोलन थे। सही कथन कौन सा है? यानी आप देखेंगे कि इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक और आंदोलन की धारा चल रही थी राइट नाउ, जो सांप्रदायिक आंदोलन था और जो जातिवादी आंदोलन था। इस तरह के आंदोलन भी आपको इस दौर में देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं से संबंधित यह बात कही है। जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। कई बार अलग अलग तरह से यूपीएससी ने यह प्रश्न किया हुआ है, अलग अलग तरह से। हमने भी उसको अलग तरह से डिजाइन करके आपके सामने रख दिया है। सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन ने राजनीति की वैकल्पिक धारा बनाई, जो कि न तो राष्ट्रीय थी और न ही साम्राज्यवाद विरोधी। ध्यान से आप समझिएगा। आगे देखिए, शुरुआत में आप किसको ले लीजिए, आप सर सैयद अहमद खां को ले लीजिए और उनके समर्थकों को ले लीजिए। तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल वो राष्ट्रवादी आंदोलन है, लेकिन बाद के काल में आप देखते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, उनका सांप्रदायिक आंदोलन हो जाता है। अगर आप शुरुआती मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की उत्पत्ति जो हुई थी और उसके लक्ष्य को आप देखें तो वो पूरी तरह से कैसा है, सांप्रदायिक आंदोलन है और साम्राज्यवाद विरोधी तो है ही नहीं बिल्कुल। इसी तरह से एक डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना हुई थी इसी दौर में, और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो इस समुदाय के लोग हैं उनके साथ ठीक है भाई, अंग्रेजों से आप लड़ रहे हैं या उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अंग्रेज नहीं थे तब भी हमारे साथ यही सब हो रहा था, अब कौन सी नई बात है, हम तो हमेशा से ही पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, हमको तो परेशानी किया जाता रहा है। तो भाई ये तो सब बाद की बात है, पहले हमारे बारे में सोचिए, हमारा क्या होगा ये बताइए। तो उन्होंने अपने लेवल पर आंदोलन छेड़ दिए। तो आप देखेंगे कि इस दौर में, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और बनता है यहां, ध्यान से आप समझिएगा बेटा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन ने राजनीति की वैकल्पिक धारा बनाई, जो कि न तो राष्ट्रीय थी, राष्ट्रीय इसलिए नहीं थी कि भाई सभी तत्व उसमें शामिल नहीं थे, वो एक पर्टिकुलर समुदाय या पर्टिकुलर वर्ग के लिए डेडिकेटेड हो गई। राष्ट्रीय का मतलब है उसमें सभी तत्व शामिल होने चाहिए, और ना ही साम्राज्यवाद विरोधी थी। ब्रिटिश का कहां विरोध कर रहे थे वो, तो उसमें ब्रिटिश विरोध भी नहीं था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलन अपने अधिकारों के विरुद्ध किए गए आंदोलन थे, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। वो तो अपने अधिकारों की बात कर रहे थे कि भैया राजा चाहे कोई भी हो, कोऊ हो नृप हमें क्या हानि, भाई राजा कोई भी बन जाए, लेकिन भैया जब राजा बने तो हमारी स्थिति में कैसे सुधार होगा, पहले इसके बारे में विचार कीजिए। तो भैया अपनी जगह ये भी सही थे, गलत नहीं थे, मैं आपको बता दूं ये भी अपना एक आंदोलन है। तो अब यहां पर आप ये समझिए कि इस दौर में तीन तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक है आपकी मुख्य धारा का आंदोलन। मुख्य धारा का आंदोलन कौन सा है? मुख्य धारा के आंदोलन वो हैं जो कांग्रेस के ध्वज तले लड़े गए, और कांग्रेस के अलावा और भी बहुत सारे संगठन थे जो इस मुख्य धारा के आंदोलन में लगे हुए थे। उनका ध्येय क्या था? जैसे इसका मुख्य ध्येय था क्या, ब्रिटिश राज्य को यहां से हटाना और स्वराज की स्थापना करना। तो ऐसे ही अन्य भी संगठन थे जो उनका यह उद्देश्य हुआ करता था। उससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा क्या है आपका कि भैया वो समानांतर रूप में स्थापित हुए। समानांतर रूप में कैसे स्थापित होते हैं? यानी इसके साथ तो नहीं थे, लेकिन इसके पैरेलल चल रहे थे। पैरेलल चलने का मतलब क्या हुआ? पैरेलल चलने का मतलब है कि आपके जो उद्देश्य हैं उसके भी वही उद्देश्य थे, लेकिन उसके तौर तरीके हैं वो अपने लेवल के तौर तरीके थे, उन्होंने अपने स्तर से संघर्ष किया। और एक तीसरी धारा जो चल रही थी वो ये है जो अभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये तीन धाराएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आपसे प्रश्न किया गया है। वो क्या है, आ जाइए दर्शन कीजिए उसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? यानी जैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन होता है ठीक उसी से कनेक्टेड अगले वाला क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। इज इट क्लियर? बेटा पंडित आशुतोष, मुझे लग रहा है आज आप काफी दिक्कत हैं। कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आप कुछ परेशान हैं बेटा, है ना? क्योंकि सामूहिक चीजों में व्यक्तिगत चीजें नहीं होती हैं। अदरवाइज आपको ये लोग टेक्निकल टीम वाले देख रहे हैं, ये लोग आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है ना? आप अच्छे स्टूडेंट हैं और मैं नहीं चाहता
कि अच्छा स्टूडेंट को ब्लॉक किया जाए, ठीक है ना। तो क्लास पर कंसंट्रेट कर सकते हैं तो क्लास पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल दिक्कत है तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। वेरी सिंसियर क्लास है ये, ओपन प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह का कमेंट करेगा, ठीक है ना। फिर उसका वो टेक्निकल टीम वाले इलाज कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं उसको, ठीक है ना। उसके लिए मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, इसमें मेरा नहीं है, वो देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि जैसे ही कुछ होता है तो वो ब्लॉक कर देते हैं वो अपने आप ही। तो सेशन को एंजॉय कीजिए बेटा, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑल, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए क्लास को। अगर मान लीजिए कोई पर्सनल दिक्कत है तो उस दिन रिकॉर्डेड देख लीजिए, दैट इज द थिंग्स। आराधना कुमारी 3 का डी, वेरी गुड। अंजलि शर्मा 3 का ए, प्रियंका जयमिति 3 का डी, ओके। नहीं बेटा कोई नहीं, यू आर वेरी गुड बॉय, मुझे पता है आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आज कुछ परेशान हैं आप किसी वजह से। चलिए, प्रीति सिंह 3 का सी, ओके। अभी मैं इस समय और किसी विषय पर बात नहीं कर सकता इस सेशन के अलावा, क्योंकि ये कमिटेड है, ये पहले से ही प्री प्लान्ड होता है बेटा, है ना। तो जो समय जिसके लिए उपलब्ध है उसी समय पर वही बातें की जा सकती हैं। शिव राम कुमार 3 का बी, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। योगेंद्र कुमार, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से शुभाशीष और शुभकामनाएं। नव आगंतुक स्टूडेंट का दिल की गहराइयों से स्वागत है। उन सभी स्टूडेंट का स्वागत है जो पहले से ही लगातार सेशन से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं। बाद में जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनका भी स्वागत है, सभी स्टूडेंट का स्वागत है। चलिए, इसमें मत भिन्नता आ गई क्वेश्चन नंबर 3 में, आ जाइए इसको ठीक करते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक कांग्रेसी आंदोलन था। मैंने अभी आपको बताया भैया ये कांग्रेसी आंदोलन नहीं था, ये गैर कांग्रेसी आंदोलन था। क्या था? गैर कांग्रेसी आंदोलन। क्योंकि कांग्रेस के मंच से जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसको तो मुख्य धारा का आंदोलन माना जाता है और इन लोगों ने एक वैकल्पिक धारा विकसित की हुई थी। और वैकल्पिक धारा क्या थी कि ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे कि भैया ये व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी लेकिन हमारा क्या होगा, पहले हमारे बारे में तो सोचिए। जो परंपरागत समाज चला आ रहा है वो हमें किस तरह से परेशान कर रहा है, हमारे अधिकार क्या होंगे, तो भैया हमारे अधिकारों की बहाली कीजिए। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत पहले एक बहुत व्यक्तित्व महाराष्ट्र में पैदा होते हैं और वो हैं आपके विट्ठल रामजी शिंदे। इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना 1906 में की थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अक्सर करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि भैया इसकी स्थापना किसने की थी, तो धड़ से स्टूडेंट टिक कर देता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो भैया बी.आर. अंबेडकर नहीं है, ये कौन है आपके बी.आर. शिंदे हैं इसके, ठीक है ना। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। इस सोसाइटी के प्रयासों से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। यह भी आपका क्या है, सही है। तो ए बी सी डी में ए आंसर गलत हो जाता है, आपका बी सी डी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया बेटा, क्लैरिटी है। ओके, शिव राम कुमार कृष्ण बोल रहे हैं सर मैं आपकी वीडियो घंटे तक देखता हूं। ओके बेटा, अब 2 घंटे का तो वीडियो हो ही जाता है मैराथन, नहीं तो अब बाकी तो आप देखेंगे कि 2 घंटे का मैराथन बोलते हैं लोग यूट्यूब चैनल पर, लेकिन हमारी तो यूजुअल क्लास जा रही है, जब से क्लास ली है 29 आपकी फरवरी से आपका ऑनवर्ड सेशन चल रहा है ये प्रीलिम्स का, 2 घंटे से शायद ही कम किसी दिन क्लास हुई हो। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, आ जाइए। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए और यह बताइए कि वह कौन सा आंदोलन है, कैसा आंदोलन, जो स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं था, वैकल्पिक धारा नहीं था, बल्कि उसके समानांतर अवश्य थे। यानी विकल्प के तौर पर नहीं भैया, वैकल्पिक नहीं थे, समानांतर थे।
यानी जो उसका था वो उसका भी था, ये इसका मतलब है। ध्यान से इसको पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। अब आपकी यूपीएससी इस तरह के प्रश्न करने लगी है बेटा, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आराम से दे देंगे। जो मैंने अभी आपको 3 धाराएं बताई थी, उन्हीं 3 धाराओं में से यह प्रश्न किया गया है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी ना हो जाए बेटा, है ना। कोई नहीं आशुतोष, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप, किसी बात से आज परेशान है कोई नहीं, इट्स ओके बेटा। प्रीति सिंह 4 का बी, आराधना सी आंसर दे रही हैं, रितु कुशबा बी आंसर दे रही हैं, अंजलि डी आंसर दे रही हैं, अवनी कह रही है नो आइडिया सर। कोई नहीं बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए नेक्स्ट, फिर भी गैस करने की कोशिश करें बेटा। अगर यह प्रश्न आ जाता है अवनी आपके सामने तो फिर भी कोशिश करके देखिए, हो सकता है आप सही सोच रही हो। यस शिव कुमार कृष्णा, शिवराम कृष्णा, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, अद्भुत अद्भुत। अंजलि शर्मा वेरी गुड, बेहतरीन। केपीएस गुर्जर सी। चलिए, इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों में मत भिन्नता है, तो आइए आप लोगों को एकमत करता हूं मैं अब। सिद्धार्थ कुमार बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़िए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। मैंने अभी आपको ये क्या कह रहा है, वैकल्पिक धारा नहीं थे, तो वैकल्पिक धारा में कौन आते हैं? वैकल्पिक धारा में जैसे अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, राइट नाउ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ये किस में आएगा? वैकल्पिक धारा में। मुस्लिम लीग का किस में आएगा? वैकल्पिक धारा में। इसी तरह से कुछ मामलों में हिंदू महासभा को भी लोग रख देते हैं कि वो भी किस में आती है? वैकल्पिक धारा में, राइट। तो इस तरह के जो आंदोलन है, जैसे सर सैयद अहमद खां के बाद का जो आंदोलन है, राइट ना, शुरुआती नहीं, बाद में जो बाद की उनकी एक्टिविटीज है वो किस में आएंगी? वैकल्पिक धारा में। किस में आएंगी? वैकल्पिक धारा में। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो जमींदार हैं, राइट नाउ, वो भी आंदोलन कर रहे थे इस दौर में, लेकिन वो किस में आएगा? वैकल्पिक धारा में। ठीक है, अच्छा, ये तो ये हो गया। अब मुख्य धारा का मतलब क्या है? जो सीधे टक्कर दे रहे हैं किसको? ब्रिटिश सरकार को, राइट, जो कांग्रेस के मंच से आ रही है। अब कांग्रेस समय पार्टी नहीं थी भैया, मैं आपको बता दूं, आज वाली ये कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस तो एक वंश विशेष की धरोहर वो हो गई, जागीर हो गई एक तरह से। उस समय किसी वंश विशेष या समुदाय विशेष की जागीर नहीं हुआ करती थी, उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, और पूरे भारतवर्ष से उसके लोग जो है उसके सदस्य हुआ करते थे। तो वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन था आपका, राइट नाउ, और उसके मन से जो संघर्ष हो रहा था तो उसका अपना एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था? शुरुआत में उसने कहा कि भैया हमको भागीदार बना लो, भागीदारी से काम नहीं चला तो फिर कहा भैया हमें स्वायत्तता दे दो, स्वायत्तता नहीं तो भैया अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरह का आंदोलन हो गया मुख्य धारा का। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दूसरे आंदोलन भी चल रहे थे, राइट नाउ, यानी तीसरे प्रकार का आंदोलन। पहला तो वो हो गया डिप्रेस, यानी जो आपकी मुख्य धारा में नहीं है, यानी वैकल्पिक धारा नहीं, वैकल्पिक धारा वाला हो गया। एक हो गया मुख्य धारा वाला, और एक है कि मुख्य धारा से अलग है वो, लेकिन समानांतर है, उसके पैरेलल चल रहा है। पैरेलल में कौन हो गए? अलग से साम्यवादी आंदोलन हो गए, अलग से आपके जैसे आपके आईएनए है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, और उसके बाद फिर आगे चल करके आप यानी आईएनए की बात की उन्होंने, और आप देख रहे हैं बाहर से आकर के उन्होंने आक्रमण किया। इसी तरह से क्रांतिकारी जो संगठन थे वो भी इस तरह का काम कर रहे थे। कुछ विदेशों में रह करके काम कर रहे थे, जैसे कि गदर पार्टी थी, राइट नाउ, वो कहां बैठी हुई थी? आपके यानी सैन फ्रांसिस्को में, और वहां से बोल रही थी। वो हमारे अपने प्रवासी भारतीय थे कि भारत से उखाड़ फेंकेंगे इसको, किसको? ब्रिटिश राज्य को, और हम स्वदेशी राज्य स्थापित करेंगे। तो ये क्या हो गई? समानांतर। समानांतर का मतलब है कि इसके उद्देश्य भी वही हैं जो मुख्य धारा के हैं, यानी वो साम्राज्य विरोधी भी है और राष्ट्रीय तत्व को भी शामिल किए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आ जाइए, इसमें कौन हो गया? गदर आंदोलन हो गया।
ठीक है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये किस में चले जाएंगे आपके, ये मुख्य धारा वाले में चले जाएंगे। अब आइए इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन, तो ये भी इसी में आ जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ये भी इसी में आ जाएगा। तो 1, 4 और 5, 1, 4, 5 बी आंसर हो जाएगा। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट आंसर दे रहे थे बी आंसर, उनका एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत शानदार, उम्दा। ठीक है बेटा। और ये 2 और 3 है, ये मुख्य धारा के हो जाएंगे, किसके, मुख्य धारा के। और ये क्या है आपके, वैकल्पिक धारा नहीं है। वैकल्पिक धारा का मतलब ये अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये किसके लिए लड़ रहे थे, ये आप ही के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इनके तरीके अलग थे, राइट। इनके प्रोग्राम अपने तरह के थे, यानी ये अपने अंदाज में, अपनी ही धुन में ये क्या कर रहे थे, ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन में आपके में योगदान दे रहे थे। इसलिए इनको कहेंगे हम समानांतर। क्या कहेंगे, समानांतर। ध्यान दीजिएगा, उसके समानांतर अवश्य थे, इसलिए इनको पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल। आशा करता हूं कि डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और अगर समझ में आ गया है तो थंब दे करके क्लियर कीजिए। देखो अपनी बेटा को आ गया, वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आरंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, पहली बात। दूसरी बात, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना ने आरंभ में गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, मोतीलाल नेहरू और अली बंधु के समर्थन से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट दे रहा है कि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और CR दास ने अपने विरोध को असहयोग आंदोलन के मामले में जारी रखा। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से सही कथन को आप बताइए। आई थिंक ये ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। ओके बेटा, चलिए, आप लोगों को डिस्कशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर सबमिट कीजिए। क्या होगा, प्रीति सिंह, ओके, योगेंद्र, वेरी गुड, अवनी बेटा, वेरी गुड, बेहतरीन। चलिए और आगे बढ़िए। अभी तक तो एक मत हो रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, ऋतु कुशवाहा, वेरी गुड, योगेंद्र, आराधना, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी सब लोग सी के पक्ष में जा रहे हैं। डॉली गोयल, वेलकम बेटा, बहुत शानदार। KPS गुर्जर, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल सही है ये बात आप लोगों का। आप लोग एक मत हैं और मैं भी आप ही के पक्ष में जा रहा हूं, राइट। इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप लोग एक मत हैं, बल्कि आप सही हैं अपनी जगह। इसलिए सिद्धार्थ कुमार थोड़ा सा अलग अपना स्टैंड रख लिए हैं, लेकिन इस मामले में सिद्धार्थ कुमार आपका स्टैंड गलत है, राइट। यानी एकदम इस प्रश्न का उत्तर आपका सी ही होगा। आरंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ही जब विशेष अधिवेशन बुलाया गया था तो उसमें ही उन्होंने अपने उसको वापस ले लिया था। एट लास्ट में जो रेगुलर होता है नागपुर वाला, उसमें तो फिर उसको पारित ही कर दिया था, तो वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही उन्होंने अपने विरोध को वापस ले लिया था। चलिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना ने आरंभ में गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, सहमत नहीं थे ये लोग, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मोतीलाल नेहरू और अली बंधु के समर्थन से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, यह भी बात सही है। और यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया था, राइट। पहले ही कर दिया था, यानी दिसंबर तो बहुत बाद में चला गया, सितंबर में कर दिया, कलकत्ता अधिवेशन जो था, राइट ना, उसी में क्लियर कर दिया था, विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा।
यस बेटा, वो आगे मिलने वाला है आपको। या कलकत्ता में, यस बेटा, कलकत्ता में ही वापस ले लिया था उन्होंने, समर्थन कर दिया था। और उस समय तो अब उनसे क्वेश्चन है थोड़े से, तो रोकना पड़ता है, क्योंकि जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के समय पर ही डिस्कशन हो जाएगा, राइट। आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, आ जाइए। असहयोग आंदोलन को गांधी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, गदर आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था। क्या था? प्रवासी आंदोलन। सही कथन कौन सा है वो आप बताइए। इसमें जब उतने बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व आपने कर दिया तो ये प्रश्न तो उतना कठिन नहीं है, इसको तो बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, आराधना कुमारी, वेरी गुड बेटा। पंडित आशुतोष, देखिए आ गए आप फॉर्म में। केपीएस गुर्जर, वेरी गुड। रितु, वेरी गुड बेटा। प्रीति, वेरी गुड। योगेंद्र, वेरी गुड। अंजलि, वेरी गुड। कमल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। यानी अच्छे से रगड़ करके तैयारी करके आए ना, मतलब एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा इस मामले में। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुख्य धारा वाला वो नहीं मिलता है बेटा, सामान्य किताबों में भी नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं उस अप्रोच के लिए, राइट। तो सर ने पढ़ाया होगा, उस समय ध्यान नहीं दिया होगा आपने। ये है, वेरी गुड। पुलिस वाले मारे गए थे, यानी 21 सिपाही थे, एक दरोगा जी थे जो उसके बॉस हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है, राइट। अच्छा ये बताइए, क्या 5 तारीख को स्थगित कर दिया था या कुछ दिन और चला था? ये जरा कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बहुत खतरनाक आंदोलन था भैया, राइट। ये गदर वाला तो, राइट, बैठे थे कहां, सैन फ्रांसिस्को में, और वहां से बोल रहे थे कि भारत को स्वतंत्र कराएंगे। और इन्होंने मतलब पंजाब यानी सिख जो आपकी सेना थी उसमें विद्रोह की भावना पैदा कर दी। वो तो समय से पहले खुलासा हो गया, नहीं तो इन्होंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था अंग्रेजों के साथ में, बहुत बड़ा कांड, साधारण नहीं। समझ में आया ना? तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं, वेरी गुड। सी आंसर है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है। दूसरा है, मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम था। संचयी का मतलब है दोनों के प्रभाव का, यह है। चलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। 7th, इसका भी उत्तर आप बहुत धड़ाधड़ देंगे। देखिए, राम दुलारे 12 फरवरी तक चला था, वेरी गुड, शानदार, अद्भुत, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं, है ना। ऋतु कुशवाहा 12 फरवरी, आराधना कह रही है कुछ दिन और चला था, ओके 12 फरवरी, ठीक है 12 फरवरी तक चला था। ये एकदम बिल्कुल 100% सही। सेवंथ का ए बी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? आराधना 7th का ए, ओके। कमल कुमार ए, हाँ दोनों ही सही हैं तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या का पता नहीं है। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए, ज्यादातर लोग ए के पक्ष में हैं, तो आइए मैं भी देखता हूं कि आपके साथ जाऊं या आपसे भिन्न जाऊं। अभिकथन, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। भैया 100% सही है ये बात। और पहली बात। दूसरी बात क्या है? मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम था। क्या था? संचयी परिणाम। यह भी बिल्कुल सही है और आंसर हो जाएगा आपका ए। यह व्याख्या भी करता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान से आप समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम तो देख ही लिए थे और साथ ही होम रूल आंदोलन की बहुत बड़ी तीव्रता हो गई थी।
होम रूल आंदोलन पर भी यहां पर कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, और आप देख रहे हैं तूफानी अंदाज में, क्योंकि इस दौर में कांग्रेस में थोड़ा सा मतलब ठहराव देखा गया है कांग्रेस के मंच से, लेकिन इस बीच एनी बेसेंट का तूफानी दौरा और तिलक का तूफानी दौरा, इन लोगों ने उस रिक्त को भरा था, यानी उस कमी को पूरा किया था। और आप देख लीजिए कि एक स्थिति तो ऐसी आई थी कि एनी बेसेंट को उठा करके जेल में डाल दिया। और ये एनी बेसेंट कौन थी भैया? ये भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेम रखने वाले और हमारे अपने यानी ब्रिटिश साम्राज्य के तहत ही, ये नहीं कह रही थी स्वतंत्र कर दो, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत ही ये स्वशासन की बात कर रही थी कि भाई आप इनको होम रूल का क्या दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे होम रूल में और एनी बेसेंट के होम रूल में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। आगे चल करके हम लोग बात करेंगे इस पर। ध्यान से आप समझिएगा। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की क्या कर रहा है, आपका व्याख्या भी कर रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ए आंसर होगा। क्या होगा? ए। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब ये भैया समानांतर आंदोलन है, राइट ना, विदेशों में बैठ करके और यहां पर उखाड़ना चाह रहा है ये, राइट। मतलब कनेक्शन यानी आयरलैंड एंड अमेरिका, कनेक्शन तो वहीं से है ना। बिल्कुल ये बात भी सही है प्रीति सिंह बेटा, आयरलैंड से थी मूलतः। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। गदर आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अंजलि वेरी गुड बेटा। आशुतोष देखिए फॉर्म में आ गए ना, एकदम मूड ठीक हो गया है ना। रितु कुशवाहा वेरी गुड बेटा। प्रीति सिंह वेरी गुड। राम दुलारे वेरी गुड। योगेंद्र वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें थोड़ी मत भिन्नता हो गई है ना। वंश बहादुर बी दे रहे हैं, बाकी लोग डी दे रहे हैं, यानी बी और डी वाले ऑप्शन में हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब आप लोगों को एक मत करते हैं। देखिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था, यह बात बिल्कुल सही है। किसने किया था भैया? लाला हरदयाल, जबकि इसके अध्यक्ष मोहन सिंह भाखना थे, यह भी बात बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल ने इसके संस्थापक हैं और मोहन सिंह भाखना इसके क्या थे? अध्यक्ष। आ जाइए, गदर पार्टी एक साप्ताहिक पत्र निकालती थी जिसका नाम था गदर, यह भी बात बिल्कुल सही है। और इसमें क्या बोलते थे? बड़ा विज्ञापन खतरनाक निकालते थे कि भैया आवश्यक बड़ा अलग तरह का, उसमें मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह का विज्ञापन होता था कि इनाम क्या मिलेगा यार? मौत मिलेगी, यानी राइट। और आपको रिवार्ड के तौर पर क्या मिलेगा भैया? भर्ती हो जाएंगे तो आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी वहां पर। इस तरह का ये बड़ा खतरनाक टाइप का विज्ञापन निकालते थे, राइट। जब ब्रिटेन की ओर से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो इस दल का प्रभाव और अधिक हो गया। नहीं भैया, प्रभाव और अधिक नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिका जब ब्रिटेन की ओर से इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो ब्रिटेन को खुश करने के लिए या ब्रिटेन के दबाव में आकर के इसने इस गदर पार्टी को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। अवैध घोषित कर दिया और बात खत्म हो गई। राइट नाउ ये खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग द थिंग्स? प्रथम विश्व तो ये है, लेकिन हाँ इसका रोल बहुत बड़ा है कि बाहर रह करके इसने इतना बड़ा जो है एग्रेसिव इसने काम करने की कोशिश की थी। पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या है? आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तीसरा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और इसके बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। सही कथन कौन सा है?
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उसके अनुसार फिर आप उत्तर दीजिएगा। अशोक ए आंसर पर जा रहे हैं, रितु कुशवाहा बी आंसर पर जा रही हैं। ओके, ए और बी ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है। और आगे बढ़िए, बेहतरीन, शानदार, बेहतरीन प्रदर्शन है। और आगे बढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। ये तो टॉपिक आप लोग अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, ये तो मुझे पता चल गया। और पकड़ अच्छी भी है आप लोगों की, अच्छी पकड़ है। गुड। ए डी, योगेंद्र डी पर जा रहे हैं। ओके गुड। केपीएस गुर्जर ए, अंजलि डी पर जा रही हैं। ओके, डॉली बी पर जा रही हैं। ओके, शिवराम कृष्णा डी पर जा रहे हैं। बंश बहादुर भी डी पर चले गए। विनोद कुमार बी पर गए हैं। ओके, इसमें तो बहुत मत भिन्नता हो रही है। चलिए, सिद्धार्थ कुमार ए पर जा रहे हैं। राम दुलारी डी पर जा रहे हैं। कमल कुमार बी पर जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बेहतरीन, बेहतरीन प्रदर्शन है आप लोगों का। चलिए, तो एक मत करते हैं आपको, आ जाइए। कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 100% सही है ये। कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, यह स्टेटमेंट गलत है, लाला लाजपत राय ने की थी। किसने? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, यह गलत है। आंदोलन शुरू करने से पहले ही, आंदोलन आरंभ करने से पहले ही, आरंभ करने से पहले ही वापस कर दी थी। आंदोलन बाद में शुरू किया था और उपाधि को पहले ही वापस कर दिया था। काफी दुखी हो गए थे, विशेष तौर पर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। और भी लोग थे जिन्होंने अपनी उपाधियां वापस की थी। वो कौन कौन लोग थे आगे हम लोग बात करेंगे। जमनालाल बजाज वगैरह बहुत सारे लोग हैं इसमें राइट नाउ जिन्होंने अपनी उपाधियों का परित्याग किया था। गांधी जी ने भी किया था, केसरे हिंद की उपाधि। बोले कि मैं भी भाई अपने लोगों के बीच में हूं, ऐसे दुष्ट प्रशासन की उपाधि लेकर के क्या करना मुझे, ठीक है ना। और फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यानी आंदोलन शुरू करने के साथ नहीं, आंदोलन बाद में शुरू हुआ, उससे पहले इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। तो ये वाला स्टेटमेंट दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंटों ने जो डी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही था। यस बेटा, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी। और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, आगे क्वेश्चन मिलने वाला है आपको इससे संबंधित। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? किसमें? बढ़ते क्रम में। यानी पहले, यस, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरह से। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा ध्यान से इनको पढ़िएगा घटना चक्र को, और सही उत्तर आप बताइएगा, सही उत्तर क्या होगा। अद्भुत, बेहतरीन। सोनी सेठ बी आंसर दे रहे हैं। बेटा किसका आंसर है बी आपका? ओके, योगेंद्र 10th का सी दे रहे हैं। बेटा सोनी उसमें यह भी बताइए, क्वेश्चन नंबर भी जरूर डाल दिया करें। विनोद कुमार, बेटा क्लास की टाइमिंग 8:15 से स्टार्ट होती है बेटा रेगुलर। और जो चैनल, हाँ ये अक्सर करके मुझसे पूछते भी हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा, ये जो YouTube है वो आपको नोटिफिकेशन भी भेजता है,
लेकिन वो नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस किए हुए होंगे। तो यानी चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन 2 बार नोटिफिकेशन भेजता है। ये आधा घंटे पहले भेजता है और क्लास स्टार्ट होने के साथ भी भेजता है नोटिफिकेशन। रेगुलर टाइम है इसका 8:15 पर, हमेशा रहेगा ये टाइम, फिक्स है ये आप लोगों के लिए। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। चलिए आइए तो भैया इसकी बात करते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले कौन कौन आएगा? लखनऊ समझौता 1916 में है, लखनऊ समझौता 1916। और क्या है भैया? चंपारण 1917। और क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सबसे लास्ट में। तो लखनऊ, चंपारण, असहयोग और सविनय। लखनऊ, चंपारण, असहयोग और समन्वय। सी आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? सी आंसर हो गया, एकदम बिल्कुल सही। डी कैसे होगा आलोक? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 30 में, इससे पहले तो ये घटनाएं घटित हो गई थी, ये घटनाएं घटित हो गई थी। बढ़ते क्रम में पूछा है उसने, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौता और चंपारण। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उत्तर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी गलत हो गया। चलिए ये तो हो गया कि भाई बाद में ये था, फिर उससे पहले ये था, फिर आगे लखनऊ। अगर चंपारण रख देंगे तब बात आएगी, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, पहले कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना, फिर कौन सी घटना, इस तरह से है। तो पहले लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद 1918 में किया था गांधी ने। असहयोग है वो 1920 में हो जाता है, और सविनय बहुत बाद की बात चली जाती है, ठीक है ना। तो ये सी आंसर होगा इसका। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए भैया विचार करते हैं। 1870 के दशक के पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। संप्रदायवाद की जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित हैं। सही कथन बताइए। अब भैया असहयोग आंदोलन की बात हो रही है और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बात न हो तो यह बात बेमानी हो जाती है, क्योंकि भैया इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी, तो इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, कहीं न कहीं ये एकता गड़बड़ हुई थी। तो भैया कहां गड़बड़ हुई थी, कैसी गड़बड़ हुई थी, तो उससे संबंधित कुछ बातें जान लेना जरूरी है। तो आइए सांप्रदायिकता पर कुछ प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। प्रीति सिंह 11 का ए आंसर दे रही हैं, जितेंद्र ए आंसर दे रहे हैं, आराधना ए आंसर दे रहे हैं, पंडित आशुतोष ए दे रहे हैं। देखिए आशुतोष आ गए ना फॉर्म में आप। वेरी गुड। राम दुलारे, रितु कुशवाहा, प्रियंका जयमिति, वंश बहादुर, योगेंद्र, अंजलि, वेरी गुड बेटा, सिद्धार्थ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का। आज तो बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, शानदार एकदम, राइट। तो मैं भी आपके साथ हूं एकदम 100%। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है 1870 के दशक के पहले, क्योंकि 1871 में तो आ गया था क्या, W हंटर द्वारा भारतीय मुसलमान किताब आ गई थी ना। लेकिन ये क्या कह रहा है 1870 के दशक के पहले, तो यानी ये तो 1870 से पहले की बात कर रहा है। 1870 का दशक का मतलब हुआ 1870 से लेकर के 1880 तक, और ये कह रहा है पहले, पहले का मतलब हुआ 1870 से पहले की बात कर रहा है। और 71 में पुस्तक आ गई थी किसकी, W हंटर की, भारतीय मुसलमान, जिसमें पहला सांप्रदायिकता का साहित्य आपको मिलता है, राइट। शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। फैक्ट है ये, एनसीईआरटी का फैक्ट है, आप पढ़ेंगे जाकर के तो वहां आपको मिल जाएगा, राइट।
बिपिन चंद्रा का फैक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा शुरुआत में ही, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संप्रदाय, इसका मतलब क्या हुआ, संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। आधुनिक प्रवृत्ति कैसे है, आधुनिक प्रवृत्ति ऐसे है कि भैया ये क्या कर रही है, इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, तो उस राजनीतिक हितों को साधने के लिए वहां तक लोगों को पहुंचने की, वहां तक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आपको कुछ आइडियोलॉजी लेकर के जानी होगी, उनके पास कुछ प्रोग्राम्स लेकर के जाने होंगे, कुछ अलग तरह की भाषा पद्धति का आपको प्रयोग करना होगा, और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं, उसके आधार पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये क्या है, संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है, और ये हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन वहां पर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विकसित हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की ये है कि हम अभी भी इस स्थिति से जूझ रहे हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का वो लेवल हम लोग डेवलप अभी नहीं कर पाए हैं, अभी भी आप देख लीजिए आए दिन। और इसमें भारतीय राजनीतिक दलों ने इसमें आप ये समझिए आग में घी का काम किया है, ठीक है। संप्रदायवाद की जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित हैं। यूपीएससी का कमेंट भी है बेटा, ये अगर आप जाकर के देखेंगे 200 वर्ड में अलग अलग तरीके से ये प्रश्न किया हुआ है, कई बार अलग अलग तरीके से, राइट। 200 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। कभी पूछ लिया कि भाई औपनिवेशिक शासन की जड़ में निहित है, चर्चा कीजिए। कभी पूछ दिया उसने कि औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित है, इस तरह से पूछ लिया। कभी केवल राजनीतिक संरचना में निहित है, यानी कभी एक फैक्टर को लेकर के प्रश्न कर दिया इसमें मेंस में, कभी 2 फैक्टर को लेकर के किया हुआ है, कभी 3 4 को लेकर के कर दिया है। इस तरह से अलग अलग समय में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जरा मेंस के क्वेश्चंस को जब आप ट्रेस करेंगे, यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस, विशेष तौर पर यूपी का, तो आ जाइए। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। आ जाइए। तो भैया जब ये सारी बातें हैं तो आगे का प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से गलत कथन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने दे दिया, आप समझ लीजिए कि दिल आज हमारा बाग बाग हो जाएगा। और डेफिनेट आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में होंगे। जितेंद्र रावत यूट्यूब पर कैसे पॉसिबल होगा, वो आप लोगों को उत्तर देना था ना उसका, तो वही हम देख रहे हैं जितेंद्र कि कैसे उसको किया जाए। टेस्ट पेपर तो रेडी कर दिया हमने, लेकिन अब उसमें समस्या यही आ रही है कि इसी तरह से लेंगे तो फिर तो वो एक अलग, वो तो शेड्यूल फिर अलग हो गया। एक ये है कि उसमें सीधे आप उत्तर दें, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन हो, तो उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। टेस्ट पेपर तैयार कर दिए हमने, अब उनको कैसे लेना है, इसी फॉर्मेट में लेना है या कोई उसका दूसरा फॉर्मेट हो सकता है, थोड़ा सा उसको देख रहे हैं हम लोग। वंश बहादुर सर, एप्लीकेशन कब तक लॉन्च होगा? कर देंगे बेटा एप्लीकेशन, अभी तो एंजॉय कीजिए, क्लास हो जाएगा वो भी। राइट नाउ हो जाएगा। जितेंद्र रावत 12th का डी, प्रीति सिंह डी, आराधना डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा बेटा। ये प्रश्न आप ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न का उत्तर मिलने का मतलब है कि बहुत शानदार बात है ये। यानी डी और ए पर जा रहे हैं। योगेंद्र सी, ओके, अंजलि डी, ओके, डी, योगेंद्र अलग जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। कमल कुमार डी दे रहे हैं, ओके, ठीक है। सुमित ब्लॉग डी दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब डिस्कशन करते हैं। आपको देखिए, संप्रदायवाद मूल रूप से एक विचारधारा है और सांप्रदायिक दंगे इसके अनेक परिणामों में से एक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको वक्त मिले तो संप्रदाय
सांप्रदायिकता पर मैंने आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले में ही आपको प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना, इसी चैनल पर आप अपने पर ही, तो सांप्रदायिकता पर मैंने 2 वीडियो रिलीज किए हुए हैं। वक्त मिले 1-1 घंटे के वीडियो हैं, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, एक बार जरूर उनको देख लीजिएगा। संप्रदायवाद उस विश्वास का नाम है जिसमें लोगों का एक समूह एक विशेष धर्म को मानता है, इसलिए उनके पार्थिव हित समान होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से आप समझिएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे भाई एक समूह है, उसकी मान्यता है कि भाई हमारा यह धर्म है, ठीक है, तो धार्मिक हित एक जैसे हो गए। अब वो क्या कहता है, चूंकि हम इस धर्म को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पार्थिव हित भी एक समान हैं। पार्थिव हित का मतलब होता है कि हमारे सामाजिक हित भी एक समान होंगे, हमारे आर्थिक हित भी एक समान होंगे और हमारे राजनीतिक हित भी एक समान होंगे। पार्थिव हित में 3 प्रकार के हित शामिल होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन हितों को हम क्या बोलते हैं, हम पार्थिव हित कहते हैं, ठीक है ना। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बाद में यही कहा था किसने, आपके ये बात किसने कही थी, आपके सर सैयद अहमद खान ने, राइट नाउ। और जरा उनकी आइडियोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी खतरनाक तरीके से सांप्रदायवादी हो गए थे लास्ट में जाकर के, वो बड़े खतरनाक, और शुरुआत में राष्ट्रवादी थे। संप्रदायवाद उस विश्वास का नाम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग और विशिष्ट समुदाय हैं। बिल्कुल, संप्रदायवाद यह कहता है कि भाई मुस्लिम एक समुदाय है, हिंदू एक समुदाय है, सिख एक समुदाय है, यानी अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, ठीक है, समुदाय हैं जिनके धार्मिक हित अलग अलग हैं। भाई हिंदुओं का धार्मिक हित अलग है, मुसलमानों का धार्मिक हित अलग है, यानी सभी धर्मों के धार्मिक हित अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिखों, सांप्रदायिकता क्या कहती है कि सिखों के जो धार्मिक हित हैं वो अन्य से भिन्न होंगे, मुस्लिमों के जो आर्थिक हित हैं वो अन्य से भिन्न होंगे, हिंदुओं के जो क्षमा कीजिएगा धार्मिक हित हैं वो दूसरों से अलग होंगे, लेकिन हिंदू के बीच धार्मिक हित एक समान होंगे, लेकिन दूसरे से ये अलग होंगे, ठीक है। यहां तक बात आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, ये हित अलग अलग हैं लेकिन पार्थिव हित समान है। ये बात गलत हो गई। क्या हो गई, लेकिन पार्थिव हित समान है, यह बात आपकी गलत हो जाती है। यहां तक सब कुछ ठीक है भाई। अब यह कह क्या रहा है, यहां गड़बड़ क्या हुई है कि अगर मान लीजिए धार्मिक हित आपने अलग अलग कर दिए और पार्थिव हित आपने समान कर दिए, तो फिर तो कोऑर्डिनेशन हो गया ना, कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, फिर तो राष्ट्र बन गया। फिर सांप्रदायिकता कहां रहेगी। सांप्रदायिकता तो तब है जब आप यह कहते हैं कि हमारे पार्थिव हित दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके पार्थिव हितों से भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। यानी सांप्रदायिकता क्या कहती है कि हिंदू के धार्मिक हित और पार्थिव हित मुसलमानों से अलग हैं, मुसलमानों के धार्मिक हित और पार्थिव हित अन्य सभी समुदायों से अलग हैं। इसीलिए तो ये कहते हैं कि जब अलग हैं तो हमें अलग राज्य चाहिए। बात समझ में आया ना। तो इसमें ये वाली गड़बड़ हो गई। ये क्या कहते हैं, एक ही धर्म के लोगों के धार्मिक और पार्थिव हित समान होते हैं, जबकि दूसरे धर्म से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो धार्मिक हित भी आपके अलग हो जाएंगे और पार्थिव हित भी अलग हो जाएंगे दूसरे धर्मों के सापेक्ष। तो ये तो दूसरे धर्मों के सापेक्ष है ये वाला स्टेटमेंट। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब आइए डी क्यों सही नहीं होगा आपका, डी क्यों सही है आपका, गलत क्यों नहीं है। तो संप्रदायवाद उस विश्वास का नाम है कि भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु ना है और ना ही हो सकती है। यहां हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है। यानी जब आप सभी तत्व एक समान एक नहीं हो रहे हैं तो एक राष्ट्र कैसे हो गया। यानी एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं। यह वाली विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता। अगर आप इसे गलत मानेंगे तो फिर इसका मतलब यह सांप्रदायिक विचारधारा नहीं, फिर तो सांप्रदायिक विचारधारा से अलग हो गई, वो तो फिर पंथ निरपेक्ष वाली विचारधारा हो गई। जब आपने ये कहा कि अगर ये सभी धर्म मिलकर के भी आप राष्ट्र हैं तो ये पंथ निरपेक्षता की बात है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब अलग अलग राष्ट्र हैं, तो अलग अलग राष्ट्र हैं तो ये सांप्रदायिकता हो गई। क्या हो गई, सांप्रदायिकता। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से गलत कथन कौन सा है। तो ये कह रहा है संप्रदायवाद उस विश्वास का नाम है
तो भैया संप्रदायवाद अगर इस बात में भरोसा उसने कर दिया, ध्यान से आप समझिएगा, कि भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु न है और न ही हो सकती है, यहां हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, और फिर क्या कहा इसने आगे चल करके इसी में यह कहता है कि भारत एक बहुत सारे धर्मों का संघ है। मतलब ये राष्ट्र नहीं है, ये बहुत सारे धार्मिक राष्ट्रों का संघ है, ये कहते हैं संप्रदायवाद। बड़ी खतरनाक है भाई, ये बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, अभी तक तबाह कर रही है हमारे भारत को ये संप्रदायवाद की विचारधारा। अब आ जाइए, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे इसके बीज बोए गए। इस तरह से तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए, और आपके मेंस में क्या है, इनमें से एक टिप्पणी आपको उठा करके देती जाएगी और आप उस पर 200 शब्दों में आप लिखिए। अगर 200 शब्दों में लिखने की स्थिति में है तो टॉपिक आपका बहुत अच्छा तैयार है, नहीं है तो गड़बड़ है। और वो 200 शब्दों में लिखने की स्थिति में है तभी आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में है, नहीं तो इसको भी सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये दोनों इंटरसेक्शनल लिंकेज हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो जारी कर रखे हैं, 2 वीडियो हैं सांप्रदायिकता पर, उस पर आप बहुत अच्छे से समय मिले तो आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में है आपके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन है? संप्रदायवाद का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक आधुनिक राजनीति का परिणाम है। भारत लगभग पिछले 150 वर्षों से एक निर्माणाधीन राष्ट्र ही बना रहा है। भारत में धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर रह गई है। सही कथन क्या है आप बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट बेटा प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा? सांप्रदायिकता को समझना बहुत जरूरी है। खूब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस पर। बहुत बेहतरीन, शानदार। 13 का ए आंसर मिल रहा है हमें। प्रियंका जयमिती, राम दुलारे, योगेंद्र, वंश बहादुर, सिद्धार्थ कुमार, वेरी गुड। प्रियंका जयमिती तो स्टार दे रही हैं ए के बारे में। ओके बेटा, आप देखिए मूड ठीक हो गया ना पंडित आशुतोष। देखो शुरुआत में आप परेशान थे थोड़े से, देखो पढ़ने में मन लगा, तब देखिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं ना। हनु कदम पाटिल मराठा, राम राम बेटा, राम राम। आइए, मराठा का इतिहास आप जानिए, विशेष तौर पर बाल गंगाधर तिलक जी को, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा। चापेकर बंधुओं से संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं आज। ओके, वंश बहादुर बी पर जा रहे हैं, यानी पहले ए पर अब बी पर। चलिए ए, ज्यादातर लोग ए आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। संप्रदायवाद का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक आधुनिक राजनीति का परिणाम है। 100% सही है भैया, राइट। जनता, ध्यान से आप समझिए क्या कह रहा है ये, जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक आधुनिक राजनीति का परिणाम है, राइट। अरे भाई उठा करके देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहा, मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति दी जाती है। आगे चल करके फिर 1919 के अधिनियम में विस्तार कर दिया, फिर 1935 के अधिनियम में और विस्तार कर दिया, कम्युनल अवार्ड दे दिया। तो ये सब क्या था भैया, आधुनिक जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित परिणाम है ये, ठीक है ना। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये। चलिए पहला स्टेटमेंट शुरुआत में आप उठा करके देखिए क्या कहा है, राइट, कि भैया डब्ल्यू हंटर क्या कह रहा है कि मुसलमान अब कभी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की स्थिति में नहीं आ सकते, ठीक है ना, कभी नहीं आ सकते। लिहाजा अब उनके साथ नरमी बरती जाए और इनको खड़ा किया जाए, किसके,
जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जरा इनको कंट्रोल करने के लिए अब इनको लेकर के आया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित आधुनिक राजनीति का परिणाम है। यह मेंस की टिप्पणी है बेटा। अगर इस पर आप 200 शब्दों में लिखने की स्थिति में, अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है, अगर 200 शब्द में लिखने की स्थिति में है तो फिर ये प्री वाला क्वेश्चन आपके क्या मायने रखता है, और 200 शब्द लिखने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो आप प्री के लिए सेशन कीजिए। हम फिर आपको मिलेंगे कहां? आपको मेंस वाली सीरीज में, कि 150 शब्दों में इसी को कैसे लिखेंगे। भारत लगभग पिछले 150 वर्षों से एक निर्माणाधीन राष्ट्र ही बना रहा है। 100% सही है। आज भी आप देख रहे हैं, राइट? कोई कह रहा है पहला हक मुसलमानों का है, कोई कह रहा है नहीं ये होगा, कोई कह रहा है नहीं ये होगा। आज भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी, कितनी भयंकर स्थिति है। कोई जाति गणना करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, यानी समाज बढ़ता रहे, समाज तबाह बर्बाद हो जाए, हम और हमारे पुत्र और पुत्रियां और आने वाली हमारी पीढ़ियां मौज की जिंदगी जीती रहें। बस यही सब हो रहा है राइट नाउ पॉलिटिक्स में, आज आप देख रहे हैं राइट नाउ। तो आज भी हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। भारत में धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों में, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों में और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर रह गई है। आप देख ही रहे हैं, सांप्रदायिक चेतना बनकर के रह गई। इन तीनों स्टेटमेंट एकदम, ये आपका ऐसे, इस पर ऐसे लिखिए, 2000 शब्दों में लिखिए भैया ऐसे। इस पर कैसे लिखेंगे? क्या 2000 शब्द हैं आपके पास इस पर लिखने के लिए? क्या इस पर आपके पास 2000 शब्द हैं लिखने के लिए? इसके आपके 2000 शब्द हैं इसके लिए? आपकी उम्दा तैयारी है, राइट? तो दैट इज द थिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही हैं। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। खिलाफत आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? आ जाइए, खिलाफत आंदोलन। जितेंद्र रावत सर, इसमें तो 300 प्लस शब्द में भी बिल्कुल बेटा, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। क्या? जितने में ऐसे तक, यानी आप ये मान करके चलिए कि 200 से लेकर के 2000 शब्द, इस तरह की चीजें हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम लोग मिलेंगे आपको मेंस की टेस्ट सीरीज में, बहुत अच्छे से मिलेंगे, डोंट वरी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं द्वारा 1919 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने के अवसर के रूप में नहीं देखते थे, जबकि गांधी जी देखते थे। बताइए क्या होगा? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए बेटा और अपना उत्तर सबमिट करने की कोशिश करें। फटाफट आंसर दें, क्या होगा? अर्जुन कुमार वेरी गुड, हनु कदम वेरी गुड बेटा, प्रीति सिंह वेरी गुड, यानी CAC ओके, ए के पक्ष में भी हैं और सी के पक्ष में भी हैं, ठीक है। BC गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ठीक है। प्रियंका जयमिति बोल रही हैं डी का मतलब दोनों में दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार। सुमित ब्लॉग, योगेंद्र, जितेंद्र, जयमिति, विष्णु यादव वेरी गुड बेटा, अंजलि शर्मा वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, शानदार। चलिए बताते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं द्वारा 1919 में की गई थी। 100% सही है ये भैया, इसमें कहां गलती दिख रही है आपको? एकदम सही है ये, ठीक है। यानी अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली, चूंकि खिलाफत पर कई क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं तो बहुत ज्यादा यहां बोलेंगे तो आगे के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, उनका खुलासा हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। आ जाइए,
बाल गंगाधर तिलक खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने के अवसर के रूप में नहीं देखते थे। भैया 100% देखते थे, देखते थे। जबकि गांधी जी देखते थे, गांधी जी भी देखते थे और आपके बाल गंगाधर तिलक भी देखते थे। इसलिए ये आंसर क्या हो, ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक और आपके गांधी दोनों ने यह कहा था कि भाई ये जो खिलाफत आंदोलन है ये ऐसा आंदोलन है कि इसका उपयोग हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कर सकते हैं और मुस्लिम जनता को हम राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में लेकर के आ सकते हैं। और इवन देन गांधी जी ने तो यह कहा था कि अगले 100 साल तक हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। असहयोग आंदोलन की विफलताओं की या उसके दुष्प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो वहां एक, जब आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा को तो बहुत शानदार उन्होंने लिखा हुआ है, बड़ा अद्भुत लिखा हुआ है, राइट। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यहां थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। तो इन्होंने उपयोग तो किया लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हुई और आप देख लीजिए मोपला विद्रोह जो हुआ था वहां जाकर के जो मारकाट हुई थी वो एक खतरनाक परिणाम के रूप में आपको दिखाई देता है। और भी कुछ बातें हैं तो वो विषयांतर हो जाएगा, अभी क्वेश्चंस पर आप फोकस कीजिए। जब मेंस वाली टिप्पणी आएंगी तो वहां चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी दोनों ही ये बात महसूस करते थे, दोनों ही इस बात को देखते थे, ठीक है ना। तो ये बी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 का ए आंसर होगा, केवल एक सही है। क्या सही है, केवल एक सही है। पॉइंट की क्लैरिटी है, क्लियर हो गया ना बेटा, ट्रांसपेरेंट है, डिस्कशन समझ में आ रहा है ना, क्लैरिटी है। यानी गांधी और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही इसे एक अवसर के रूप में देखते थे, बिल्कुल सही है ये। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि भाई गांधी देखते थे लेकिन तिलक नहीं देखते थे, तो ये गलत हो जाता है इस आधार पर ये स्टेटमेंट। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए भैया, दो कथन हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की थी। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार हो। सही कथन क्या होगा? वेरी गुड, शानदार। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है और जरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा? सी। ओके, 15 सी। अंजलि ए आंसर दे रही हैं, सिद्धार्थ कुमार सी दे रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, वेरी गुड बेटा, सी। अर्जुन कुमार सी, ठीक है, नोटिस कर लिया हमने आपको। योगेंद्र भी सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। प्रियंका जयमिति सी आंसर है, वेरी गुड, बेहतरीन। चलिए और आगे बढ़िए, वेरी गुड, बेहतरीन, अद्भुत, शानदार। चलिए भाई, पहला वाला स्टेटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये एकदम सही है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, इनका केवल एक ही प्रोग्राम था कि ब्रिटिश राज्य को खत्म करना है भारत से, उसके बाद देख लेंगे कि आगे क्या होगा। यानी प्राथमिक उद्देश्य इसका था ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकना। क्या इनका, अगर गदर आंदोलन का आप देखेंगे तो गदर आंदोलन का यानी ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के बाद क्या करना है, इस पर इन्होंने विचार नहीं किया। ये केवल एक ही विचार करते थे कि सबसे पहले तो जो सामने है इसको तबाह बर्बाद करो, खत्म करो यहां से, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया था। उनका प्रोग्राम केवल इतना ही था कि यहां से ब्रिटिश राज्य को खत्म करना है। किसको? ब्रिटिश राज्य को। तो ब्रिटिश विद्रोह कीजिए और ब्रिटिश राज्य को खत्म कीजिए और भारत को स्वतंत्र कराइए। स्वतंत्रता के बाद कैसी सरकार होगी, क्या सरकार होगी, वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। समझ में आया ना? इस पर इन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इनका मुख्य मोटिव था भारत को मुक्त कराना, किनसे? अंग्रेजों से, राइट नाउ, और वो भी सैन्य विद्रोह के माध्यम से। आर यू गेटिंग द थिंग्स?
तो ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने ये कहा था कि भारत में भाई हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी होगी, सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होगी, ऐसा नहीं है। तो ये कथन कारण में भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, राइट, इस तरह से अलग अलग तरह से। और आपके सामने हमने 1-2 करके इस तरह से प्रश्न आपको डिजाइन कर दिया है। कहीं कहीं पर एक अलग तरह से भी प्रश्न आया है ये। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए वो आपकी पकड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकना यहां से और भारत को स्वतंत्र कराना, भारत को मुक्त कराना। सरकार वरकार के बारे में इन्होंने कोई अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। एनी बेसेंट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। इस समय इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बेहतरीन, शानदार, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपकी स्क्रीन पर है बेटा। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। अब आप, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जितेंद्र रावत 16 का ए दे रहे हैं, हनु डी दे रहे हैं, अंजलि ए दे रही हैं, मनीष राय बी दे रहे हैं। ओके, ए डी बी। ओके, ए डी बी यानी ए आंसर आ रहा है और डी, ए पर ज्यादा फोकस है ना। अच्छा, कुछ लोग बी भी आंसर दे रहे हैं। ए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बेहतरीन, शानदार। आइए तो व्याख्या करते हैं आपको। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करके भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। भैया एकदम सही बात है, ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये बात आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि थियोसोफिकल जो सोसाइटी है इसकी संस्थापिका कौन है? 1875 में मैडम ब्लावत्स्की, और बाद में कर्नल अल्काट भी आ मिले थे इनसे 1875 में। अमेरिका में की थी इन्होंने। कहां? अमेरिका में। वर्ष 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। 1917 में यह कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और यह पहली महिला अध्यक्ष है, यानी पहली महिला अध्यक्ष माना जाता है। उससे पहले कोई महिला अध्यक्ष चुनी ही नहीं गई थी, राइट। एनी बेसेंट से 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। 1920 में, यानी 1920 से इन्होंने क्या कहा था कि भैया हमने होम रूल की बात की है, तो भैया मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर तो दी 20 अगस्त 1917 को। क्या घोषणा की है? कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना ब्रिटिश राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो लो भैया आपको होम रूल मिल जाएगा, आ गया आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो अब हमारा उद्देश्य तो खत्म हुआ। तो इन्होंने अपनी होम रूल आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, राइट नाउ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इन्होंने बोल दिया था कि जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे थे तो उस उद्देश्य के लिए, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 आ तो रहा है, यानी मॉन्टेग्यू ने, भारत सचिव ने घोषणा कर तो दी कि भारत में
उत्तरदायी, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना ब्रिटिश सरकार का ध्येय है। अभी आपने पीछे इसी सेशन में पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट। तो मोंटेग्यू की घोषणा के बाद ही उसी डेट से इन्होंने बोल दिया कि अब हमारे इसका कोई, जबकि उस समय इनको जेल में डाला हुआ था, तो वहीं से इन्होंने बोल दिया था कि यार अब नहीं, बस हो गया, जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे थे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई, ऐसा एनी बेसेंट का कहना था। ठीक है ना, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्लियर हो गया, डिस्कशन समझ में आ गया। अंजलि कह रही है सर ये क्वेश्चन पता होते हुए भी गलत हुआ है। बिल्कुल बेटा, 100% ऐसा होता है, एग्जाम हॉल में भी होता है ऐसा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो ऐसी गलती ना हो उसी के लिए तो है ये। तो आ जाइए, बी आंसर होगा इसका, क्या होगा? बी आंसर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जरा तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा बेटा और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ए। ओके, जितेंद्र रावत का आंसर आ गया। जितेंद्र रावत ए आंसर दे रहे हैं, प्रीति ए आंसर दे रही हैं, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, ए ए ए। ओके, और आगे बढ़िए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। हनु कदम पाटिल ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं आप लोगों के हिसाब से ना। और आगे बढ़िए, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन किया है बेटा, इस पर 1 लाइनर क्वेश्चन है यूपीएससी का, एक अभी हाल ही का। हमने इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया है, जोड़ करके प्रश्न किया है। ए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, शानदार, अद्भुत। अंजलि शर्मा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी सब लोग एक ही पक्ष में हैं। आइए, जनगण मन रचना गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को बंगला भाषा में की थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सही है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ली में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। और हाल ही में यह क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने भी किया था कि मदनपल्ली किस लिए फेमस है, और उसके लिए 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे। अभी शायद 2017-18 के बाद का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आ जाइए तीसरा, जनगण मन की अंग्रेजी धुन और संगीतवद मार्गरेट कजिन ने किया था, जो कि जेम्स हेनरी कजिन की पत्नी थी। और ये जेम्स कजिन क्या थे? ये इस समय जो आपकी वेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज था उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे। कौन? ये जेम्स हेनरी कजिन, और इनकी पत्नी थी कौन? मार्गरेट कजिन। तो ध्यान से आप समझिएगा, जनगण मन की जो धुन है, ये धुन स्वयं गुरुदेव ने ही तैयार की थी, और संगीतबद्ध जो किया था वो मार्गरेट कजिन ने किया था, संगीतबद्ध, यानी इंग्लिश में लिखा भी था, और गुरुदेव ने धुन, इसकी जो धुन है वो इंग्लिश वाली, वो भी स्वयं डिजाइन की थी, राइट। इन्होंने केवल संगीतबद्ध किया था। क्या किया था? संगीतबद्ध। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो आंसर होगा बेटा बी, 1 और 2 सही है, ए नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा। क्लियर हो गया? डिस्कशन
मैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जरा क्लियर कीजिएगा, आपको समझ में आ गया? थंब दे करके जरा क्लियर करें। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी गठित की गई थी, यानी राजद्रोह समिति। सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तीसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग के उपयोग का प्रयास किया था। सही कथन क्या होगा, ये आप बताइए। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा बेटा, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। जितेंद्र रावत 18 का ए, वेरी गुड बेटा। और आगे बढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? आलोक, वेरी गुड, बेहतरीन। सुनीत ब्लॉग, बेहतरीन। ओके, और आगे बढ़िए, हनु कदम ए, वेरी गुड। प्रीति सिंह ए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बेहतरीन। चलिए, इस बार मैं आपके पक्ष में जा रहा हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी का गठन किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। इस पर एक और प्रश्न आपको अभी आगे मिलने वाला है, वो जरा अलग तरह का होगा। राइट नाउ, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया और इसीलिए उसका नाम रखा गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के उपयोग का प्रयास किया था। 100% सही है। राइट नाउ भाई, चूंकि उस समय कांग्रेस तो इतना काम नहीं कर पा रही थी, वो तो खुद ही अपनी अंतर्विरोधों में परेशान थी। राइट, इस समय तो होम रूल आंदोलन जो था, राइट नाउ कौन किसका? एक तो तिलक वाला, और आपके एक कौन हो गए? आपके तिलक वाला हो गया, और एक कौन हो गए आपके, यानी एनी बेसेंट वाला। हालांकि एनी बेसेंट ने बोल दिया था कि भाई जब 17 में घोषणा कर दी कि भाई अब हम आपको क्या देने वाले हैं, ध्यान से आपसे उसने कि भाई हम तो क्रमिक विकास आपको देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ तो। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो था, उसका प्रभाव तो था, तो इन दोनों का लाभ उठाने की इन्होंने समुचित कोशिश की थी। तो आंसर ए बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, यहां पर तीनों ही सही हैं ये। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा। प्रश्न क्या है, आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना? क्योंकि अब इस समय फिर ब्रिटिश सरकार भी कुछ कोशिश कर रही थी। राइट, अब वो चुप कैसे बैठने वाली है? तो उसने एक अधिनियम पारित किया था। उन अधिनियमों के माध्यम से इन आंदोलनों को दबाने के लिए और अपने हित में चीजों को करने के लिए उसने क्या प्रयास किए, उसी से संबंधित कुछ कथन यहां पर दिए हुए हैं, उन पर विचार कीजिए और अपना उत्तर सबमिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? जितेंद्र, वेरी गुड बेटा। हनु, वेरी गुड, बहुत शानदार, बेहतरीन प्रदर्शन है, अद्भुत। और आगे बढ़िए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा 19 का? नाइनटीन का ए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़िए।
ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके आंसर दीजिएगा बेटा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। झोंक में मत चलते चले जाइएगा। ए, वेरी गुड, बेहतरीन, शानदार, अद्भुत। तो इस बार आप सब लोग गलत हैं। 19 का ए आंसर नहीं होगा। 1 2 3 तीनों ही सही नहीं हैं। जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं अभी तक, उन सबका गलत है। जो ए उत्तर दे रहे हैं और जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं उनका भी आंसर गलत है। आ जाइए, क्या उत्तर होगा इसका। वायसराय की कार्यकारिणी में कार्यपालिका स्तर पर पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व भारत शासन अधिनियम 1919 से दिया गया था। नहीं भैया, ये आपका दिया गया था कार्यपालिका के स्तर पर। यह कब दिया गया था आपको? 1909 के अधिनियम से दिया गया था। और उस 1909 के अधिनियम का ही प्रभाव था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जिन्हें विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। यानी 1919 में यह प्रावधान किया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक और यानी भारतीय से एक सदस्य लिया जाएगा, और वो पहला भारतीय नियुक्त किया था कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य के रूप में। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि यह 1919 में नहीं किया था, यह 1909 में किया था। तो यह स्टेटमेंट हो गया गलत। अब आइए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार प्रांतों को अपना बजट पारित करने का अधिकार दिया गया। तो भैया ये भारत शासन अधिनियम 1909 नहीं था भारत परिषद, बल्कि यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से यह प्रक्रिया की गई थी, 1909 में नहीं। 1919 में क्या कहा था कि विषय प्रांतों को आवंटित किए गए थे केंद्र की ओर से, तो ये लो भाई आपके लिए शासन के विषय दिए जाते हैं। फिर उन विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। और इस प्रकार प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन लागू किया गया था। इसको कहा जाता है आंशिक उत्तरदायी सरकार। क्या कहा जाता है? आंशिक उत्तरदायी सरकार। और फिर क्या कहा था कि पहली बार केंद्र के बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में, और प्रांतों से यह कहा गया था कि आप अपना बजट अब तैयार कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, यानी आप ही फाइनल कीजिए। अब उससे पहले केंद्र तैयार करता था इनको। पॉइंट की क्लैरिटी है? ये था। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आंसर होगा यहां पर डी, केवल 2 सही है। क्या सही है? केवल 2 सही है। राइट नाउ, यानी 2 सही है, डी आंसर होगा। बाकी जो आप लोग उत्तर दे रहे थे वहां पर गड़बड़ हो गई बेटा, ठीक है ना। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या है? आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? ध्यान से कथनों को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। दोनों ईयर इंटरचेंज हो गई है ना बेटा? प्रीति कह रही है ईयर इंटरचेंज हो गई थी। ध्यान से प्रश्न पढ़िए और अपना उत्तर सबमिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। ट्वेंटी का सी। ओके, वेरी गुड। प्री क्लियर होगा प्रियंका जैमिति बेटा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा प्रदर्शन है, अच्छी तैयारी है। जहां जहां आपको कमजोरी महसूस हो रही है वहां वहां अपने आप को ठीक करती जाइए।
जितेंद्र रावत 20 का सी, ओके। सिद्धार्थ 20 का ए दे रहे हैं, आलोक सी दे रहे हैं, ओके ठीक है। हनु सी दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अनिल कुमार एक सही है, ओके। आगे और बढ़िए, बाकी लोग उत्तर दीजिए फटाफट। जयमिति 20 का सी दे रही हैं स्टार लगा करके, गुरुजी आइडेंटिफाई कर लीजिए यही होगा। राम दुलारे सिंह सी दे रहे हैं, वेरी गुड। अंजलि ए दे रही हैं, ओके। ए और सी पर विकल्प जा रहा है ना। चलिए बाकी लोग भी और भी हैं उत्तर देने वाले बहादुर लोग, फटाफट आंसर दे दीजिए और जो बचे हुए हों, ताकि फिर हम लोग व्याख्या करें इसकी। बेहतरीन, शानदार। चलिए तो व्याख्या करें, आइए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 100% सही है भैया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति इसी ने दी थी और इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि भारत में, इन दोनों ने मिलकर के, मॉन्टेग्यू ने और इसने, कि हम भारत में ड्रैगन के बीज बो रहे हैं और इसका बड़ा घातक परिणाम होगा, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा साम्राज्य के हित के लिए। तो यह बात बिल्कुल सही है। भारत में संप्रदायवाद को वैधानिक रूप, यानी वैधानिक रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 से प्राप्त हुआ, यानी उसको लीगलाइज किया, कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया भारत शासन अधिनियम 1919 से, जिसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियन को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। पहली बार लीगलाइज किया था भारत परिषद अधिनियम 1909। यहां से कम्युनलिज्म को क्या किया था, लीगलाइज किया था, यानी वैधानिकता प्रदान की थी, वैधानिकता प्रदान की थी। और आगे चल करके 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार किया गया। क्या किया गया, विस्तार। यानी शुरुआत कहां से हुई, 1909 के अधिनियम से हुई थी। 1919 के अधिनियम में तो विस्तार किया गया था। तो यह विस्तार बिल्कुल सही है कि सिखों, भारतीय ईसाइयों और इन सबको क्या किया था, इसमें विस्तारित किया गया था। यह बात आपको भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। मेन बात है यहां पर कि भारत में संप्रदायवाद को वैधानिक रूप, वैधानिक मान्यता कहां से दी गई, लीगल कहां से किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 19 से नहीं किया गया था। यह कब से किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 से किया गया था। किससे, 1909 से। 1919 में तो इसका विस्तार किया गया था। 1909 में केवल मुसलमानों को दिया था आपने, आगे चल करके किसको दे दिया आपने, आगे चल करके सिखों को दे दिया, भारतीय ईसाइयों को दे दिया 1919 में, आंग्ल भारतीयों को दे दिया, यूरोपियन को दे दिया। फिर 1935 में आपने इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया और दलितों को भी शामिल कर दिया। इसीलिए तो फिर अनशन वंशन वगैरह हुए थे, कम्युनल अवार्ड दिया था आपने। तो एक्सटेंड करते चले जा रहे थे। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। किससे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से, राइट। तो केवल एक सही होगा इसका। क्या होगा, केवल एक सही है। पॉइंट क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलिए क्लियर है। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा और अपना उत्तर सबमिट कीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। क्या सही है, इसमें क्रम बताइए, क्रम से कौन सा सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए।
बस बेटा आप लोग एकदम सही ट्रैक पर हैं प्रीति, एकदम सही ट्रैक पर हैं। जहां जहां कमजोरी साबित होती जा रही है उसी उसी पॉइंट को ठीक करते जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं प्रियंका जयमिति बेटा, इट्स ओके, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। ये जानते गलती क्यों हुई है? जल्दबाजी की वजह से, यानी प्रश्न को ठीक से न पढ़ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता था। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसमें से यहां पूछे जा रहे प्रश्नों में से उसको सभी प्रश्नों के उत्तर ना आते हों। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप लोगों में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बोर्ड पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न जानता हो। इसके बावजूद भी अगर प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है संवेदना, कि प्रश्न को ठीक ढंग से नहीं समझना, जल्दबाजी कर देना या फिर इधर उधर ध्यान चला जाना। उसकी वजह यह है। तो ये वजह है आपके एग्जाम हॉल में ना हो, उसके लिए आप में ये चीजें क्या हैं? आपके आदत का हिस्सा बनाई जा रही हैं कि वहां गलती ना हो जाए। ट्वेंटी 21 के बारे में आंसर आ रहा है ए बी, सी भी आंसर आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार, अद्भुत। अनिल कुमार तो एकदम मतलब ऑप्शन नहीं देते हैं, वो तो सीधे उत्तर देते हैं कि सर ये होगा। 2 4 3 1। चलिए आपको घटना चक्र देखिए पता है, आ जाइए अब इस पर विचार कर लेते हैं। विचार क्या करना है? देखिए, हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट। तो देखिए होम रूल है 1916। ओके, अब आते हैं आपके रॉलेट एक्ट है, तो ये आ जाता है आपके रॉलेट एक्ट है, ये हो गया आपका 16 हो गया, और हंटर और जलियांवाला यानी ये हो गया 18 मार्च 1918 ना, नहीं 19 में आता है ये, 17 और 18 ईयर, 18 मार्च। और ये जलियांवाला बाग है, ये हो गया आपका 13 अप्रैल। और हंटर रिपोर्ट आती है आपके अक्टूबर में। किस में आती है? आपके अक्टूबर में आती है, ये अक्टूबर में आ रही हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, रॉलेट एक्ट हो गया 18 मार्च 1919, ये हो गया 13 अप्रैल 1919, और ये हो गई अप्रैल यानी अक्टूबर 1919। अब आ जाइए, यानी ये हंटर रिपोर्ट है, जो हंटर ये गठित की गई थी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब? अक्टूबर 1919 में। होम रूल 1916 में है। तिलक को ले लीजिए या आप एनी बेसेंट को ले लीजिए, 4-5 महीने का अंतर है इनमें होम रूल को लेकर के। तो सबसे पहले 1916 आ रहा है, फिर आपके रॉलेट एक्ट आ रहा है, फिर जलियांवाला बाग आ रहा है, फिर हंटर आ रहा है। तो 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 3 हो गया, और 3 के बाद आपके 1 हो गया सबसे लास्ट में। तो ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 4 3 1, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। हंटर 1919, होम रूल 1916, जलियांवाला अप्रैल 1919, और रॉलेट एक्ट मार्च में था बेटा, मार्च 18 मार्च को पारित हुआ था ये। फरवरी में तो बिल पेश किया गया था, राइट नाउ मार्च 18 में पारित हुआ था अंजलि, ठीक है ना, दैट इज द थिंग्स। चलिए
आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना पैदा करने का कार्य किया था, बताइए। जनता में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए इन्होंने क्या काम किया था? फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने मराठी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करके, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके सही कथन कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए क्या कार्य किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने मराठी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करके। 20 का डी आंसर दे रहे हैं सब लोग। अच्छा, ए भी आ रहा है, ओके। देख लीजिए बेटा, आप लोग सही हैं जो ए उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन, शानदार, अद्भुत। 22। चलिए, ब्रिटिश सरकार की भारतीय 100% सही है भैया। आपने मराठी में भी लिखते, यानी इंग्लिश और हिंदी दो अखबार थे, इंग्लिश में भी निकालते थे और मराठी में निकालते थे, राइट। और एक इनका था आपके केसरी और दूसरा था मराठा, राइट। और आप देख रहे हैं कि मराठा में जो उन्होंने लेख लिखा था, राइट ना, उसका क्या मतलब, केसरी में जो लेख लिखा था उसका क्या असर था, आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, राइट। तो खूब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था और उस गीता के उपदेश से प्रभावित होकर के चापेकर बंधु, राइट ना, उन्होंने मतलब बंदूक उठाई और उठा करके सीधे जा करके मार दिया। समझ में आया ना? तो ये है गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से 100% सही है। 1890 के दशक में इसकी शुरुआत की थी उन्होंने। एक 1893 में शुरुआत की थी और एक की 1980 यानी 1893 में एक की शुरुआत की थी और दूसरे की शुरुआत की थी उन्होंने 1895 में। अब ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आगे मैंने ट्रेस किया हुआ है, आगे क्वेश्चन सेट किया हुआ है कि वो गणेश महोत्सव कब और शिवाजी महोत्सव कब, लेकिन ये कंफर्म है 1893 और 1895। आ जाइए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब जरा दर्शन कीजिए इनके अगले प्रश्न का तिलक साहब से। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये गांधी पर दे दिया है। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के 1909 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए थे। इनमें से सही कथन कौन सा है, उसको आप बताइए। गांधी जी पहली बार कब? गांधी जी पहली बार कब कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया 1909 के कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी, पहली बार। दूसरी बात क्या है? महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए थे। दो कथन दिए हुए हैं, जरा दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। निराला सिंह, बहुत दिन के बाद कमेंट देखने के लिए मिला है बेटा आपका, सुपरवाइज करने के लिए, है ना? वेरी गुड, शानदार। कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है गुरुजी के यहाँ? चलिए, विष्णु बी आंसर दे रहे हैं, जितेंद्र सी आंसर दे रहे हैं, सी बी सी इस तरह से है। चलिए, और भी बाकी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? 23 विष्णु बी आंसर दे रहे हैं, यानी केवल दो सही है। यानी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। विष्णु, आप इसलिए कह रहे हैं कि वो 1915 में, तो भाई जब आप देख रहे हैं कि उस समय तो वो भारत में ही आए थे, जब भारत में आएंगे तभी तो काम करेंगे, उससे पहले तो वो भारत आए ही नहीं थे। शायद आपने ये लॉजिक लगा दिया है विष्णु, है ना? चलिए,
ओके ओके निराला, कोई बात नहीं। आई नो वेरी वेल। चलिए, पहला वाला स्टेटमेंट भी 100% सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा, ये जानबूझ करके प्रश्न किया जाता है, क्योंकि भैया जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए, फिर उन्होंने देश का दौरा किया, दौरा करने के बाद में फिर उन्होंने शुरुआत की कहां से, चंपारण से, फिर कहां की, आपके अहमदाबाद से, इसीलिए तो ये प्रश्न किया है। तो 1901 में वो भागीदार हुए थे, राइट ना, 1901 में भागीदार हुए थे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, राइट। यूपीपीसीएस का बहुत पुराना प्रश्न है ये, एमपीपीसीएस का प्रश्न है, कमीशन द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ये कई बार पूछा है ये, राइट। और पूछा इसलिए गया है क्योंकि गांधी की जो एक्टिविटी है वो 1910 के दशक में आती हैं, 1910 के बाद आती हैं, रंगमंच पर आते हैं वो, राइट नाउ। दक्षिण अफ्रीका से लौट करके उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, तो भैया वो तो अपनी भूमिका को लेकर के थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि वो कभी भारत आते ही नहीं थे, राइट नाउ। आए भी थे, और आकर के उन्होंने पहली बार, ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 1901 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, और उस समय उसकी अध्यक्षता दिनशा वाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दिनशा वाचा। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या होगा? पिंकी अभी भी 2 पर जा रही है, यानी पहले वाले से सहमत नहीं है। विष्णु यादव, वो तो अफ्रीका में थे ना सर गांधी, इसीलिए तो ये प्रश्न किया गया है विष्णु। ये मैंने क्या कहा कि ये प्रश्न वन लाइनर है, यानी आपके यूपी में भी पूछा गया है, एमपी में भी पूछा गया है, कई जगह ये प्रश्न पूछा गया है। और चूंकि स्टूडेंट इसको गलत मानेगा, क्योंकि भाई इस समय तो वो थे ही नहीं, वो तो सक्रिय हुए हैं 1910 के दशक में, इसीलिए ये ऑप्शन क्या चला जाता है? गलत चला जाता है, राइट। लेकिन ये डॉक्यूमेंटल यानी कमीशन का प्रश्न है ये, राइट ना। आप नेट जीआरएफ में भी हिस्ट्री वाले उसमें जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां पर ये तथ्य देखने के लिए मिलता है कि ये एक बार और भागीदार हुए थे 1901 में, और वो कहां? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनशा वाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दिनशा वाचा, राइट। तो ये आपका पूछा गया प्रश्न है, राइट नाउ, वन लाइनर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो 1 और 2 सी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न किया ही इसीलिए जाता है ना कि भाई वो तो अफ्रीका में थे, तो यहां कैसे आ गए? विष्णु यादव, मैंने पकड़ लिया कि आप क्यों कमेंट लगा रहे थे कि उसका यही है। या बेटा ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बहुत पुराने प्रश्न है ये सिद्धार्थ, राइट ना। और मतलब फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे किसी जमाने में। ये क्या हुआ आजकल अब नहीं कर रहा है कमीशन, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे किसी जमाने में। आ जाइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? आ जाइए, सन 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पहले श्रीमती एनी बेसेंट और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, होम रूल आंदोलन के समय ही बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया और बाद में जन विरोध के कारण छोड़ना पड़ा। यूरोपियन की प्रथम राजनीतिक हत्या भारत में 22 जून 1897 को हुई, जब चापेकर बंधुओं किन्ने चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग समिति के अध्यक्ष रेंड की हत्या कर दी थी। यह है आपका क्वेश्चन 24, और ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, ए आंसर दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। आज प्रियंका जयमिती ने स्टार लगा दिया कि 100% है गुरुजी, इस बार तो गलत नहीं हो सकता। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो जायज़ सी बात है कि पहला वाला प्रश्न आपको मसालेदार मिल गया ना। चलिए, वेरी गुड, यही गलत है, ध्यान से आप समझिएगा, बाकी सब ठीक है। तो नोट कर लेना ये इन फैक्ट्स को। ये अपने आप में ऐसे फैक्ट हैं जो आपके वन लाइनर या 1 2 3 करके क्वेश्चन किए जाते हैं। होम रूल आंदोलन के समय ही इन्होंने
बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। जून 1917 में इनको अरेस्ट किया गया था, ये बात भी सही है। काफी समय तक 2-3-4 महीने जेल में रही थी। राइट नाउ सितंबर अक्टूबर में जाकर के छोड़ा था इन्हें। यूरोपियन की प्रथम राजनीतिक हत्या, वन लाइनर क्वेश्चन आता है। राइट, आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक भी आपके ब्राह्मण थे और ये भी ब्राह्मण थे। राइट नाउ एक ही मतलब गोत्र के ब्राह्मण हैं। कौन? ये दामोदर और बालकृष्ण, जिसे चापेकर बंधु कहते हैं। और आपके बाल गंगाधर तिलक भी, यानी इनका गोत्र एक जैसा ही है, एक ही गोत्र के हैं ये। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि एक लेख लिखा, राइट, प्लेग को देख करके, और उन्होंने कहा कि देखो भाई कि गीता में ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि यानी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं अगर आप, और निष्काम कर्म करते हैं, और अगर आप अपनों को भी मार देते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए जो हमारे धर्म में कहा गया है, संदेश है इस तरह का, अगर उस संदेश पर आपको आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं होगा। तो जांच के बाद यह पता चला कि इसी लेख से प्रभावित होकर के इन दोनों भाइयों ने उठा करके ठोक दिया किसको? इस प्लेग समिति के अध्यक्ष को, रैंड को। इसके साथ एक और चपेट में आ गया था, उसमें वो ऐसे ही आ गया चपेट में। मारना तो इनको रैंड को ही था, रैंड को तो मार ही दिया इन्होंने, लेकिन एक और मुफ्त में मारा गया, यहां वो आ गया वो राइट नाउ हिसाब किताब में। बाद में फिर इनको पकड़ करके इनको फांसी दे दी गई। फिर आपके किसको? तिलक साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनसे कहा गया कि भाई आपने ये लेख लिखा है और इससे प्रभावित होकर के इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, ये क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा और मैं एकदम सही, गीता में ये उपदेश है। राइट, और मैं अपने उस एकदम निडर थे, वहां पलटे नहीं थे। इनका वकील कह रहा था कि आप पलट जाइए। बोले नहीं पलटूंगा भाई, मैंने लिखा है, एकदम सही है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं, मैंने ठीक लिखा एकदम। और आपको पता होना चाहिए कि इन्हें 18 महीने की सजा हुई, 18 महीने की, राइट नाउ, उस लेख की वजह से। राइट नाउ कि भाई आपने प्रेरित किया था। बोले प्रेरित हो गया तो हो गया भाई, हमने तो सही लिखा है, गलत कहां लिखा है। रातों रात ये महाराष्ट्र से राष्ट्रीय स्तर के क्या हो गए? लीडर हो गए थे। ध्यान दीजिएगा 1987 में इस अकेली घटना से। राइट नाउ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। पहले कौन थे आपके? पहले तिलक साहब ने, और उसके 5 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद आपकी एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो भी मद्रास में। कहां? मद्रास में। पॉइंट की क्लैरिटी है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? निराला सिंह सर, समाज सेवा के लिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 24 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 है, और जरा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था और 1895 में गणपति त्योहार मनाना आरंभ किया, जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। दूसरा, सेडिसन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, विशेषकर पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों में। हां, ये चित्पावन ब्राह्मण यानी आपके तिलक साहब हैं, ये भी चित्पावन ब्राह्मण थे, और आपके जो चापेकर बंधु हैं वो भी चित्पावन ब्राह्मण थे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रश्न है ये। क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी महोत्सव और 1895 में गणपत त्योहार की शुरुआत की थी। त्योहार की शुरुआत की थी, और ध्यान दीजिएगा, जिनके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। ये दोनों ही त्योहार इसलिए शुरू किए थे ताकि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिले। ठीक है। सेडिसन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, विशेषकर पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों में। जो सेडिसन आयोग गठित किया था आपका, राइट नाउ, तो ध्यान से आप समझिएगा, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भैया शुरुआत जो हो रही है वो कहां से हुई है? ये महाराष्ट्र में शुरुआत होती है ये, और विशेष तौर पर जो चित्पावन ब्राह्मण हैं उनके उन समूहों में ये बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये बात कही थी इन्होंने। 25 का सी, यानी दोनों ही सही हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि शिवाजी महोत्सव जो शुरू किया था
वो आपके 1895 में किया था, और गणपति जो त्योहार था वो किया था 1893 में। यानी पहले गणपति और उसके बाद में आपके शिवाजी। याद करने का तरीका है कि गणपति भगवान हैं और शिवाजी आपके क्या हैं, आपके महापुरुष हैं। तो पहले भगवान वाला कॉन्सेप्ट लीजिए और फिर आपके महापुरुष वाला। याद करने का यह तरीका है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि डेट यानी ईयर इंटरचेंज हो गया है। क्या हो गया है? ईयर इंटरचेंज हो गया है। यानी बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया था और गणपति महोत्सव 1893 में किया था। कब किया था? 93 में। पॉइंट की क्लैरिटी है? पहले गणपति बाद में शिवाजी, राइट। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेडिशन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, विशेषकर पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों में। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाता है आपका बी। सही कथन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सही कथन। वेरी गुड। ये थे आपके आज की प्रश्नोत्तरी। यहीं पर आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। और जैसा कि यहां पर हमने अंतिम जो प्रश्न है वो गया है आपके किस पर? आपके क्रांतिकारी आंदोलन पर। तो कल के सेशन में क्रांतिकारी आंदोलन भी छाया रहेगा और हम लोग तीसरे फेज पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी 1919 के बाद से लेकर के ऑनवर्ड 1947 तक विभिन्न डायमेंशंस में जो आंदोलन संचालित हो रहे थे, आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में उनका क्या योगदान रहा, आपके राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, अच्छे से इसको रिवीजन करके आइएगा। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 8:15 पर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसा मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं भी। आज इतना ही। और सेशन आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा है और आप लाभान्वित हो रहे हैं तो टेक्निकल टीम का यह कहना है कि सर आप थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए कि आप लोग जो है सेशन को शेयर जरूर किया करें और लाइक किया करें। और जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो भी सेशन अगर अच्छा लगता है तो कमेंट किया करें और अपने सुझाव भी दें। अगर आपको किसी तरह की कोई बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा और होना चाहिए तो वो भी आप सुझाव दिया करें। राइट नाउ। तो आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होती है आप लोगों से 8:15 पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसा मेरी ओर से शुभाशीष और शुभकामनाएं भी हैं। ओके बेटा, जय हिंद।